सो टुडेज चैप्टर इज वन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। मुझे बहुत अच्छा लगता है चैप्टर, हाइड्रोस्टैटिक्स, दैट इज फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है, इसमें हम लोग ढेर सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए फ्लूइड, जिसको हम गॉज प्रेशर कहते हैं, और पढ़ने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह। बड़ा इंटरेस्टिंग है, शायद तुम लोग थोड़ा थोड़ा जानते भी होंगे। आर्किमिडीज वाला कहानी जानते हो ना, यूरेका बोल के निकल के गए थे, जानते हो कहानी? नहीं जानते हो? अच्छा ठीक है, जब आर्किमिडीज का टाइम आएगा तब बताएंगे। अभी पहले हम शुरू करते हैं कुछ फंडामेंटल से। चैप्टर का नाम हो गया फ्लूइड एट रेस्ट। फ्लूइड एट रेस्ट, तो सारा चीज तो नहीं लिखेंगे। फ्लूइड किसको कहते हैं? समथिंग विच कैन फ्लो, मे बी ए लिक्विड, मे बी ए गैस, इसको कहते हैं फ्लूइड। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोई फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो क्या प्रेशर डालता है। तो पहले प्रेशर क्या है और आपका डेंसिटी क्या है, कुछ चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए आज पहला चीज़ हम लोग देखते हैं, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल। हाउ डेंस ए थिंग इज मीन्स हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल्स आर पैक्ड। ठीक है ना, अगर यही क्लासरूम में 10 लोग बैठे हैं तो क्लासरूम में स्टूडेंट डेंसिटी इज लेस। 50 लोग अगर भरे हुए हैं तो डेंसिटी इज मोर, मतलब बहुत सारे पार्टिकल है सेम वॉल्यूम के अंदर, है ना। तो फीलिंग में तो आ रहा है, हम ऐसे कहेंगे डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू मास ऑफ द मटेरियल बाय volume occupied you call it m by v। तो यूनिट क्या बन जाता है? kg पर मीटर क्यूब। समझ में? डेंसिटी को आपके लेवल में बुक में डी लिखते हैं, मैं रो लिखता हूँ, मेरा आदत है, मैं रो लिखता हूँ। हम कहेंगे ये रो है, केजी पर मीटर क्यूब, और आप लिख सकते हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सीजीएस यूनिट में। ठीक है, सिंपल सा चीज है, सबको मालूम है, कोई नई चीज तो बताया नहीं मैंने। धीरे धीरे हम जाएंगे अंदर इसके। पहले तो हम समझ लें कि व्हाट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम लोग प्यार से 1 ग्राम पर सीसी कहते हैं। call it 1 ग्राम पर सीसी मीन्स सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर हम केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ग्राम की जगह लिख सकते हैं 10⁻³ kg, और सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब करेंगे तो 1 मीटर क्यूब इज 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब, है कि नहीं? तो हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 10⁻⁶ मीटर क्यूब। मारपीट करो तो मिला, इट इज कमिंग आउट टू बी 10⁻³ kg पर मीटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी, क्या मतलब हुआ? मैं अगर एक कंटेनर लेता हूं, क्यूबिकल बॉक्स, ये क्यूबिकल बॉक्स है जिसका हर एक साइड लेंथ 1 मीटर है। तो इसमें अगर मैं पानी भर देता हूं, इफ आई पोर वाटर इनटू इट, तो इसमें कितना पानी आएगा? अगर मैं इसमें वाटर लेता हूं तो कितना मास का पानी आएगा? 1 मीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सीसी 1000 kg पर मीटर क्यूब, मतलब इसके अंदर जो मास ऑफ वाटर होगा वो 1000 kg का होगा। समझ में आया? 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आएगा? 1000 kg। सोचो पानी कितना हैवी वेट है। 1 मीटर क्यूब का बॉक्स इमेजिन कर रहे हो, इतना बड़ा बड़ा साइड लेंथ का कोई क्यूबिकल बॉक्स, पानी भरो तो 10 क्विंटल्स, 100 kg में 1 क्विंटल होता है। फील करना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के हम लोग बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। थोड़ा इमेजिन नहीं कर पाओगे तो इंट्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है,
तो ये 1000 kg का पानी इसके अंदर होगा। एक दो छोटी छोटी चीजें देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। टू लिक्विड्स of densities ρ1 and ρ2 are available। छोटा सा क्वेश्चन है, find what will be the density of the mixture if equal mass of liquids are mixed दूसरा हुआ equal volume of liquids are mixed। equal volume of liquids are mixed। You understand what's a mixture? Whenever you are adding two things, if there is no reaction between them, you call it a mixture। अगर chemical reaction हो गया तो वो mixture नहीं रहेगा, नहीं? In the first case कि वो volume same volume नहीं, मैं बोलने जा रहा हूँ, पहले समझो what is mixture, तब तो समझ में आ जाएगा। Mixture किसको कहते हैं? अगर दो इसमें number of constituents are more than 2 या number of particles are mixed और उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ तो हम कहेंगे मिक्सचर है। केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, जैसे मान लो कि हम 2 हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन की रेशियो में 2:1 रेशियो में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं और अप्रोप्रिएट कंडीशन में तो रिएक्ट करके पानी बन जाता है, तब वो मिक्सचर नहीं रहा। लेकिन कुछ हाइड्रोजन मान लो कि हम ले लिए 30 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 30 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड कर दिए तो they are not reacting to each other। तो what is the total number of particles there? You will say 60। That means mixture के केस में the number of constituent particles in the mixture is equal to ordinary sum of the number of particles in the individual constituent materials जो भी है ना। इसका मतलब ये दोनों फिजिकली सेपरेट हो सकते हैं, मिलके हैं। मिक्सचर का बात समझ में आ रहा है? केमिकल रिएक्शन हो जाने से वो बन जाते, फिर मॉलिक्यूल बन जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा। तो अभी क्या हुआ? इक्वल मास ऑफ लिक्विड्स आर मिक्स्ड, मतलब मिक्स किए हैं तो हर एक अपना अपना आइडेंटिटी बचा के रखे हैं। हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास वही है और उनका वॉल्यूम भी वही है, ठीक है। तो हम कहेंगे डेंसिटी बिट नंबर 1 में लेट एम मास ऑफ ईच आर मिक्स्ड, ठीक है। तो टोटल मास क्या हो गया? टोटल मास हो गया इसका m मास उसका m मास मिल गए, हो गया 2m। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया मिक्सचर का? इसका वॉल्यूम प्लस उसका वॉल्यूम। हम जानते हैं कि डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी। तो आपको v1 क्या है? m/ρ1। v2 क्या है? m/ρ2। क्यों? क्योंकि रो इज m/v। समझ में आया? तो अब जो मिक्सचर है उसका मास है 2m, वॉल्यूम है ये। मिक्सचर का डेंसिटी क्या है? मिक्सचर का मास बाय मिक्सचर का वॉल्यूम, मास ऑफ द मिक्सचर बाय द वॉल्यूम ऑक्युपाइड। समझ में आया? तो अगर हम निकालेंगे डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर तो आप कहोगे मास ऑफ मिक्सचर बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। डरो मत, शुरू हो रहा है तो सो रहा है, आपको लग रहा होगा कि क्या क्या पढ़ा रहे। थोड़ी देर में फिर कंफर्टेबल, देयर इज नथिंग इन इट, ठीक है। मास ऑफ द मिक्सचर क्या हो गया? 2m। वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर क्या हो गया? m/ρ1 प्लस m/ρ2। मार्कफिट करना आपको आता है, तो पता चलेगा इट इज कमिंग आउट टू बी ट्वाइस ऑफ
रो 1 रो 2 बाय रो 1 प्लस रो 2। ठीक है, if equal mass of two liquids are mixed, then the density of the mixture will be 2 रो 1 रो 2 by रो 1 plus रो 2। नहीं, if equal volume are mixed, let V volume of each are mixed। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग भी बना लोगे। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V प्लस V दैट इज 2V, और टोटल मास इसका मास प्लस उसका मास। अगर किसी का डेंसिटी रो 1 है, वॉल्यूम V है, मास इज रो 1 इंटू V, दूसरे का रो 2 इंटू V, सो इट इज रो 1 प्लस रो 2 इंटू V। तो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर क्या बन जाएगा, आप कहोगे टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो तो टोटल मास हो गया रो 1 प्लस रो 2 इंटू V बाय 2V। सिंप्लीफाई करो तो इट इज कमिंग रो 1 प्लस रो 2 बाय 2, है ना। सो व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स आर मिक्स्ड, the density becomes rho 1 plus rho 2 by 2. Equal masses are mixed, the density becomes 2 rho 1 rho 2 by rho 1 plus rho 2। समझ में? अब ये इतना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि आपको चीजें याद रखना पड़ेगा। पूछने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, 2 liquids are mixed in the ratio of 1:3, find the density of the mixture, तब भी आप कर सकते हो। एक को भी ले लोगे, दूसरे को 3 भी ले लोगे, है ना, कर सकते हो। ठीक, तो हमें डेंसिटी का थोड़ा बहुत समझ में आया। ये क्या था हम लोग देखिए अभी, डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल, डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल। नाउ लेट अस सी व्हाट इज डेंसिटी ऑफ ए बॉडी। पॉइंट नंबर 3, डेंसिटी ऑफ ए बॉडी, यू कैन कॉल इट द एवरेज डेंसिटी और ओवरऑल डेंसिटी, more appropriate to say overall density। It is mass of body, फॉर्मूला वही है, by volume occupied आयरन का डेंसिटी कोई कुछ वैल्यू है, कोई आयरन बॉल का डेंसिटी कुछ दूसरा है, समझ में आ रहा है। 1 kg आयरन मेटल अगर रखा है, उसका वॉल्यूम विल बी लेस, लेकिन इसको मारपीट के अगर एक स्पीयर बना देंगे तो सेम मास का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो डेंसिटी कम हो जाएगा, मास रिमेनिंग सेम, वॉल्यूम विल बी मोर। तो मास ऑफ द बॉडी बाय वॉल्यूम ऑक्युपाइड, ये जनरली देखा जाता है कि इट कैन बी मैक्सिमम सेम एज मास ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल और ऑलवेज लेस देन दैट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल कह सकते हैं कि मास और डेंसिटी ऑफ एन आयरन बॉल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आयरन मेटल। क्या ये बात समझ में आया? स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? मैं बताता हूँ। सपोजिंग हमारे पास कोई एक बॉल है जो कि आयरन से बना हुआ है। सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए बॉल लाइक दिस, ठीक, ये आयरन बॉल है, ये कोई आयरन बॉल है, एंड यू क्लियरली सी इन दिस आयरन बॉल हुआ यूं है कि दिस पार्ट इज आयरन, दिस पार्ट इज एयर। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन इन द बॉल इज V1, टोटल वॉल्यूम इज V। मास ऑफ द आयरन इन दिस और से द एयर स्पेस हियर, इसके अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम है V2, मास है M। तो आपको हो गई डेंसिटी ऑफ आयरन कितना हुआ, डेंसिटी ऑफ आयरन। तो यहाँ पर आयरन क्या है, यही तो है, क्या मास है M,
उसका वॉल्यूम क्या है, V1 है कि नहीं। डेंसिटी ऑफ बॉल पूछेंगे तो डेंसिटी ऑफ बॉल अगर पूछेंगे तो उसका मास क्या है, उसका भी तो m है, बट बॉल का डेंसिटी क्या है, बॉल का पूरा डेंसिटी इट इज V1 प्लस, आर यू गेटिंग। लोहे का डेंसिटी ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, जहाज का डेंसिटी कम है जो पानी में फ्लोट करता है, आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल डेंसिटी में भी मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर ये सॉलिड बॉल होता तो वही m/v होता, दोनों बराबर होता। सो इट कैन बी मैक्सिमम इक्वल टू मास ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल। इसलिए मैं लिखा हूं डेंसिटी ऑफ एन आयरन बॉल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ आयरन मेटल। ज्यादा तो हो नहीं सकता। क्या बात समझ में आया। देखें आप लोग कैसे यूज करते हो स्टेटमेंट को। सपोज गिवन density of ice is 0.9 gram per cc an ice cube of side length 1 meter has a total mass of 500 kg. Find the 1 meter. हाँ, a total mass of 500 kg. Find the volume of empty space in it. समझ में आया। आइस का डेंसिटी दिया है 0.9 ग्राम पर सीसी। केजी पर मीटर क्यूब में करो तो कितना आएगा, 900 केजी पर मीटर क्यूब है कि नहीं, 900 केजी पर मीटर क्यूब। ये एक आइस क्यूब है, साइड लेंथ 1 मीटर, तो वजन मास कितना होना चाहिए, 900 केजी। लेकिन देख रहे हैं कि मास है 500 केजी, मतलब अंदर कुछ पार्ट खोखला है। जो खोखला है उसका वॉल्यूम कितना है बताओ। कुड यू फॉलो द क्वेश्चन फास्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। खोखला पार्ट का वॉल्यूम बताओ। थोड़ा सा सोचो, पहली बार आ रहा है तो थोड़ा मन सा लगेगा, लेकिन आप लोग जीनियस हो, कर लोगे। थोड़ा सा सोचोगे तो दिमागी चीजें बैठने लगेंगे और हम लोग भी इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है। सॉल्यूशन कुछ ऐसे करते हैं। वॉल्यूम ऑफ आइस इन क्यूब कितना है, इट इज मास ऑफ आइस माइस बाय डेंसिटी ऑफ आइस डाइस। मास में डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम होता है। मास में वॉल्यूम डेंसिटी है। तो ये मास ऑफ आइस कितना दिया है 500 केजी, और डेंसिटी ऑफ आइस कितना दिया है 0.9 ग्राम पर सीसी, इसे मेज 900 केजी पर मीटर क्यूब। क्या बात समझ में आ रहा है देवज्योति। फिर से एक्सप्लेन करेंगे, अभी तक तो किए ही नहीं एक बार। वॉल्यूम ऑफ आइस, जो अभी हम जो आइस क्यूब लिए हैं, मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब नहीं लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ आइस लिख रहा हूँ। जो वजन है वो क्या, वो एम्प्टी स्पेस का वजन है, मास है नहीं, वो तो आइस का है। आइस का मास दिया है, आइस का डेंसिटी दिया है। क्या आइस का वॉल्यूम पता नहीं कर सकते। आयरन बॉल में आयरन का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, डेंसिटी ऑफ आयरन इंटू मास ऑफ आयरन। डेंसिटी ऑफ आयरन, मास ऑफ आयरन बाई क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना था। और मास ऑफ आयरन निकालना है तो डेंसिटी ऑफ आयरन इंटू वॉल्यूम ऑफ आयरन, है कि नहीं। तो ये 0.9 ग्राम पर सीसी है, तो आप कहोगे कि 0.9 ग्राम पर सीसी सेम इज 900 केजी पर मीटर क्यूब। 0.9 ग्राम पर सीसी इज 900 केजी पर मीटर क्यूब, ये आपको मालूम है। अब यहाँ पर कोई एक आइस ब्लॉक रखा हुआ है और इसके अंदर कुछ खोखला पार्ट है। कितना खोखला है वो मालूम नहीं है, लेकिन है ये कुछ खोखला पार्ट है इसमें, ठीक है। ये पार्ट खोखला है, इस पार्ट इज एम्प्टी इनसाइड, और उल्टा करें, ये पार्ट है आइस
ये खोखला है, आइस सफेद होता है तो सफेद कर देते हैं इसको। ये हो गया आइस। 1 मीटर क्यूब का वजन कितना होना चाहिए था? 900 kg होना चाहिए था मास, लेकिन दिया कि मास है 500 kg, मतलब अंदर कुछ खोखला है। बाहर से 1 मीटर क्यूब दिखता है लेकिन अंदर कुछ खोखला है। ये खोखला वाली पार्ट का वॉल्यूम हमें पता करना है। वी वांट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट। तो पहले मैं निकाल रहा हूं कि ये जो मास है इसमें 500, वो मास कहाँ है? यहाँ तो नहीं, ये यहाँ पे। ये मास कितना है? कितना है? 500 kg। तो ये वॉल्यूम कितना है? अगर ये वॉल्यूम पता चल जाएगा, 1 मीटर क्यूब से ये वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, बाकी वॉल्यूम खोखला है। सिंपल सा चीज है कि नहीं? तो पहले हमें देखना है कि ये जो वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं, कौन सा वॉल्यूम? कॉल इट V डैश, कॉल इट V डैश। कितना है? मास बाई डेंसिटी। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो वॉल्यूम मिल गया। तो कितना मिल गया? ये इट इज कमिंग आउट टू बी, ये kg है, ये kg पर मीटर क्यूब है, तो ये आया 5/9 मीटर क्यूब। लेकिन पूरा वॉल्यूम कितना है? साइड लेंथ 1 मीटर है, क्यूब है तो 1 मीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड और एम्प्टी स्पेस क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब माइनस 5/9 इज इक्वल टू 4/9 मीटर क्यूब। समझ में आ रहा है क्या? ये अंडरस्टूड? सिंपल सा चीज है। कोई अगर पूछेगा व्हाट इज द ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द आइस क्यूब, तो आप क्या कहोगे? 500 kg 1 मीटर क्यूब, 0.5 kg पर मीटर क्यूब, जो कि आइस का डेंसिटी से कम है। समझ में आ रहा है? बताया डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इज लेस देन और इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विथ विच इट इज मेड। समझ में आ रहा है? अंदर जा रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ। सपोज हम कहेंगे मेटल has density rho. Metal has density rho. 6 square plates, each of side length L and thickness L by 10 और thickness T ले लो, thickness T are joined to form a box. What will be overall density of the box? कोई एक मेटल है जिसका डेंसिटी है रो, मैं उसका 6 ठो प्लेट लिया। कोई क्यूबिकल बॉक्स में क्या बनेगा? 6 ठो प्लेट बनेगा तो क्यूबिकल बॉक्स बन जाएगा। बनेगा ही नहीं बनेगा? कोई क्यूब का हाउ मेनी सरफेसेस है? 6 सरफेसेस। 6 ठो प्लेट लिया, वेल्डिंग कर दिया, एक बॉक्स बना दिया। बॉक्स का डेंसिटी कितना है बताओ? तो हमें देखना पड़ेगा टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। पहले निकालेंगे मास ऑफ द बॉक्स। मास ऑफ बॉक्स, मास ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा? इट इज 6 टाइम्स मास ऑफ ईच प्लेट। एक प्लेट का मास कितना है? स्क्वायर प्लेट है तो एरिया हो गया L स्क्वायर, थिकनेस हो गया T, वॉल्यूम कितना हुआ? L स्क्वायर इंटू T। तो यू से 6 इंटू L स्क्वायर इंटू T द वॉल्यूम ऑफ ईच प्लेट। वॉल्यूम और डेंसिटी मालूम है तो मास कैसे निकालते हैं? डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम और मास इज डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम, मतलब मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मल्टीप्लाई करो डेंसिटी। दिस इज मास ऑफ ईच प्लेट। समझ में आया? तो 6 प्लेट का मास हुआ ये। अच्छा, वो 6 प्लेट का मास ज्यादा है कि वो बॉक्स का मास ज्यादा है? उसी को लेकर मास तो सेम ही है।
So this is same as mass of box. What is the volume of the box? L3. Yes, कितना सिंपल है, L क्यूब। क्या बात समझ में आया? अच्छा, अगर वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स L क्यूब है तो आप कहोगे डेंसिटी ऑफ द बॉक्स क्या हो जाएगा? मास ऑफ द बॉक्स 6 रो L स्क्वायर T बाई L क्यूब। मार्केट करो तो 6 रो T बाई L। समझ में आया? Could you follow? उसी प्लेट से बनाया हुआ कोई एक बॉक्स जिसका साइड लेंथ L है, उसका डेंसिटी अगर रो है बॉक्स का, 2L लेंथ साइड और लेंथ वाला कोई अगर बॉक्स बनाएंगे तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? L नीचे L डबल हो जाएगा, तो डेंसिटी आधा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। जितना बड़ा बनाएंगे उतना कम डेंसिटी का हो जाएगा। आर यू गेटिंग? ठीक, 6 रो T by L। I hope you understand and able to discriminate between density of a metal and density of the body। कोई मटेरियल का डेंसिटी और उससे बनाया हुआ कोई बॉडी का डेंसिटी में अंतर क्या है समझ में आया? बॉडी में ऑक्यूपाई सम अदर एम्प्टी वॉल्यूम आल्सो, है समझ में? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चीज, व्हाट इज प्रेशर ऑफ ए मेटल। Pressure at a point is defined as the normal force exerted per unit area at that point। Pressure at a point is defined as the normal force exerted per unit area at that point। मतलब अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक को सपोज इसका मास m है और इसका नीचे का एरिया A इज, एग्जाम्पल के लिए करें, एरिया इज A इज एरिया ऑफ स्लैब, ये स्लैब रखा गया है, m हो गया मास ऑफ स्लैब। तो फिर प्रेशर बिलो स्लैब, स्लैब के नीचे जो प्रेशर है वो क्या है? इट इज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट नॉर्मल एरिया। इसका जो एंटायर वेट है वो कहाँ पे आ रहा है? इट इज एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑन द फ्लोर। कितने एरिया पे? एरिया ए पे। कितना फोर्स दे रहा है? उसे एफ फोर्स दे रहा है, एरिया ए पे है, इट इज mg बाई। क्या बात समझ में आया? बस समझने वाली चीज इसमें ये है कि इन द एक्सप्रेशन ऑफ in the expression of F is or P is equal to F by A, F क्या है? F is force, जिसको force normal to A, जिसको अदरवाइज हम लोग कहते हैं thrust, कि normal force वो कहते हैं thrust। समझ में? Force exerted on the body in a direction normal to the surface is called thrust। बात समझ में आ रहा है? सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर देयर आर टू लाइट स्लैब्स। लाइट स्लैब मतलब उनका मास नेग्लिजिबली स्मॉल है। ये एक दूसरा स्लैब है, ठीक है। ये दोनों स्लैब का एरिया अलग अलग दिया हुआ है और दिया है कि ये जो स्लैब्स है वो कहीं फ्लोर पे ऐसे रखे हुए हैं। और मान लो कि ऊपर वाले स्लैब को आप प्रेस कर रहे हो विद सम फोर्स F। यहाँ पर जो एरिया कांटेक्ट में है कॉल इट A1, यहाँ पर जो एरिया कांटेक्ट में है कॉल इट A2। चलो इस पॉइंट को मानते हैं स्मॉल a, इस पॉइंट को मानते हैं स्मॉल b। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल क्या आप कह सकते हो व्हाट इज द प्रेशर एट स्मॉल a?
You see this force F is acting. इन लोगों का मास नेग्लिजिबली स्मॉल है, लाइट स्लैब्स, masses are ignorable. तो जो भी मान लो कि कोई प्लास्टिक का चीज रखा है और कोई दबा रहा है जोर से, तो यहाँ पर कितना प्रेशर आएगा? दिस फोर्स बाई दिस एरिया. ये पूरा फोर्स कहाँ पे आ रहा है? एरिया पे आ रहा है, इधर तो नहीं आ रहा है. इसका चलते यहाँ पर फोर्स कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा. फोर्स इज कमिंग ऑन दिस एरिया. अब ये एरिया कितना है? एरिया है A1, तो इट इज F बाई A1. प्रेशर एट B F बाई A2, क्योंकि ये जो फोर्स इसके ऊपर दिया, ये इसके ऊपर दिया, और दैट फोर्स इज एक्सर्टेड ओवर एरिया A2, F बाई A2. समझ में आ रहा है? तो प्रेशर एट डिफरेंट पॉइंट्स ड्यू टू द सेम फोर्स मे बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन ऑन व्हिच एरिया इट इज एक्टिंग. मैं तुमको अगर कोई 50 न्यूटन फोर्स में पुश करता हूँ, 50 न्यूटन बहुत ही कम फोर्स होता है, ऐसे पकड़ के पुश किया तो तुमको दर्द होगा क्या? नहीं होगा. 50 न्यूटन आर यू एबल टू फील? 50 न्यूटन मतलब कितना होता है? कोई 100 ग्राम का जो वेट है उसका वेट होता है 1 न्यूटन. 100 ग्राम का 1 न्यूटन होता है ना. ऐसे क्या देख रहे हो? पहली बार देख रहे हो क्या मेरे को? होता है ना 50 न्यूटन. ये वीक फोर्स. अगर ऐसे किसी को 50 न्यूटन फोर्स में पुश करता हूँ, ये वाल को पुश करता हूँ, ये बोर्ड को पुश करता हूँ, ये नहीं टूटेगा. लेकिन अगर मैं एक उंगली से 50 न्यूटन देके दिया तो टूट जाएगा? नहीं टूट जाएगा. क्यों? क्योंकि फोर्स तो वही रहा, बट एरिया कम हो गया. कोई आपकी पाँव पे खाली वो भी चप्पल नहीं पहना था, आप भी चप्पल नहीं पहने थे, आपके पाँव के ऊपर चढ़ गया, थोड़ा दर्द होगा. लेकिन सोचो अगर हील चप्पल पहन के चढ़ गया, मतलब फोर्स तो वही आया, बट एरिया इज नाउ लेस, यू गेट सीवियर पेन. है कि नहीं? कोई नीडल से जब कोई चीज को प्रिक करने की कोशिश करता है, उंगली मार के कोई कपड़ा को फाड़ने की कोशिश करो, यू कैन नॉट. नीडल मारो, आराम से घुस जाता है, क्योंकि थोड़ा सा फोर्स भी दो, एरिया इज वेरी स्मॉल एट द टिप, सो द प्रेशर बिकम्स एनॉर्मस, और ये घुस जाता है अंदर. समझ में आ रहा है? हमें तो लगता है कि फोर्स इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम. नहीं, ये प्रेशर है जो इंटॉलरेबल होता है. हमें लगता था कि वर्क इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम. नो, इट वाज द पावर. बता था कितना जल्दी करें, उसके हिसाब से हमें तकलीफ होता है कि नहीं? तो क्या मैं आपको समझा पाया व्हाट इज प्रेशर? चलो देखते हैं. यू स्मार्ट पीपल कैन आंसर दिस. सपोज मैं कहूं ए क्यूबिकल ब्लॉक of side length L and density rho is kept on floor. Find pressure exerted by it on the फ्लोर. मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया. जो प्रेशर था उसका यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नहीं, पास्कल नहीं कहते. दैट इज नॉट पास्कल. जब फ्लूइड्स में आएंगे तब उसको पास्कल कहेंगे. सॉलिड के केस में प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, तो क्या आप ये क्वेश्चन बना सकते हो? कोई क्यूबिकल ब्लॉक जिसका साइड लेंथ L है, किसी एक फ्लोर पे रखा गया है, डेंसिटी इसका रो है, पूछा है बताओ ये नीचे क्या प्रेशर दे रहा है? प्रेशर क्या देगा? फोर्स पे एरिया. क्या फोर्स लगा रहा है? mg वेट, और ये एरिया. हमें mg और एरिया पता करना है कि नहीं? मास ऑफ ब्लॉक कैसे निकालेंगे? मास ऑफ द ब्लॉक, डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम भी तो दिया हुआ है. डेंसिटी इज रो, वॉल्यूम हो गया L क्यूब. डेंसिटी इज रो, वॉल्यूम हो गया L क्यूब. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है मास. क्या बात समझ में आया? अच्छा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? mg बाय एरिया, और यू से इट इज फोर्स बाय एरिया. ये क्या फोर्स लगा रहा है? mg. एरिया इज L स्क्वायर, क्योंकि क्यूबिकल ब्लॉक है, साइड लेंथ L का, नीचे का एरिया ये स्क्वायर एरिया L स्क्वायर. सो इट इज रो L क्यूब G बाई L स्क्वायर. इट इज कमिंग रो G L. कैसे क्वेश्चन पूछेंगे?
कोई मेटल क्यूब था, साइड लेंथ L का, फ्लोर पे रखा है, दूसरा वाला साइड लेंथ 2L का, कौन ज्यादा प्रेशर दे रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेशर? तो यू सी द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जो साइड लेंथ L वाला है वो जितना प्रेशर देगा, साइड लेंथ 2L वाला उसका डबल प्रेशर देगा। मैं फंडामेंटल पे कर रहा हूँ, आगे तो हम लोग बहुत बड़े बड़े चीज करने वाले हैं। क्या चीजें समझ में आ रहा है? और एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दिस इज व्हाट इज एन इंक्लाइंड प्लेन, और यहाँ पर कोई एक क्यूबिकल ब्लॉक को हमने ऐसे पकड़ के रखा है। दिस इज ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड लेंथ L और डेंसिटी रो। रहेगा तो नहीं, जानते हैं इसका नियत में फितरत में गड़बड़ है, बांध दिए हैं, और यह की एंगल थीटा है। एक क्यूबिकल ब्लॉक is at rest as shown. Find pressure exerted by the block on the incline. क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? कि क्यूबिकल ब्लॉक है, ऐसे रखा हुआ है, ये प्लेन के ऊपर क्या फोर्स दे रहा है? क्या था प्रेशर का फॉर्मूला? फोर्स बाय एरिया। उसमें F क्या था? नॉर्मल फोर्स, फोर्स नॉर्मल टू द एरिया। वेल, इसका वेट अगर हम कहेंगे mg है, क्या mg इज नॉर्मल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट? नो, वी हैव टू सी व्हाट इज दैट फोर्स व्हिच इज नॉर्मल टू दिस। अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाता है mg cos थीटा। समझ में आया क्या? तो क्लू क्या बन गया? बोलोगे द प्रेशर इज mg cos थीटा बाय एरिया। नॉर्मल फोर्स बाय एरिया mg बाई ए कर दोगे, गड़बड़ हो जाएगा। यू कॉल इट F बाई ए। F क्या है? F इज mg cos थीटा। F इज द नॉर्मल फोर्स। F क्या है? नॉर्मल फोर्स। और फोर्स नॉर्मल टू एरिया, दैट इज mg cos थीटा। और इसकी वैल्यू अगर डाल देते हैं तो इट इज कमिंग आउट टू बी mg cos थीटा बाय ए। m क्या है? मास ऑफ द ब्लॉक। मास ऑफ द ब्लॉक क्या हुआ यहाँ पे? रो L क्यूब है कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इज L क्यूब, रो इज डेंसिटी, रो L क्यूब इंटू जी। सो इट इज रो L क्यूब जी cos थीटा बाई L स्क्वायर, रो L जी cos थीटा। क्या बात समझ में आया? तो हमें देखना है कि द फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अच्छा, सपोज ये कोई एक गैस चैम्बर है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और मान लो कि ये चैम्बर में हुआ यूं है कि यहाँ पर कोई हेमिस्फेरिकल बॉडी को ऐसे रखा गया है। ये से हेमिस्फेरिकल बॉडी, ठीक है? ये जो चैम्बर है, थोड़ा मैं ढंग से बना दूं ताकि विजुअलाइज कर पाओ। ये चैम्बर में हुआ क्या है, ये ऐसा बना है, कोई गैस का चैम्बर है, इसमें गैस है, ठीक है? ऐसा है, चल मेरी बंदा, ठीक।
यहाँ पर हुआ यूं है कि इसके अंदर कोई एक गैस रखा हुआ है और यहाँ पर कोई एक हेमिस्फेरिकल बॉडी यहाँ पर रखा हुआ है। मान लो कि यहाँ का प्रेशर P, तो ये बॉडी को पुश करके बाहर निकालने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। क्वेश्चन ये है कि जब ये पुश करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होगा किसको, टू दिस हेमिस्फेरिकल बॉडी, तो कुछ फोर्स लगा के पुश करेगा बाहर की तरफ। कितना फोर्स में पुश करेगा, विथ व्हाट फोर्स इट इज पुश्ड आउट। फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, है कि नहीं। तो यहां पर जो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, वो कितना फोर्स होगा हम जानना चाहते हैं। ठीक है, फाइंड द नेट फोर्स exerted by the inside pressure on the hemispherical body. Hemispherical body, ये थोड़ा गंदा दिख रही है, साफ करके चल पूछा हो गया। ठीक, hemispherical body ऑफ रेडियस r, ये बॉडी का रेडियस दिया हुआ। अब इसके ऊपर फोर्स आ रहा होगा, ये प्रेशर के चलते फोर्स आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा। तो व्हाट इज द नेट फोर्स, इसको पुश करके निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो देखना ये है कि अगर प्रेशर हर जगह बराबर है तो इधर से भी कुछ फोर्स आ रहा है, इधर से भी कुछ फोर्स आ रहा है, विल नॉट दे कैंसिल आउट। ऊपर से नीचे से जो आ रहा है वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी इधर से जो फोर्स आएगा उसको कैंसिल करने वाला कोई है नहीं, है कि नहीं। चलिए, कितना फोर्स आ रहा है सोचने के लिए हम कहेंगे फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। कितना सिंपल है ये एक्सप्लेनेशन, लेकिन समझने में दिक्कत होता है। ध्यान रहे कि जो एरिया है वो एरिया कौन सा एरिया है, नॉर्मल एरिया। व्हाट इज द नॉर्मल एरिया, मतलब जब प्रेशर उसके ऊपर फोर्स डाल रहा है कौन से एरिया पे फोर्स आ रहा है। ठीक है, सोचो कि यहाँ पर कोई एक हेमिस्फेरिकल बॉडी ऐसे रखा है। सर, हम प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, अभी तक तो वही कर रहे हैं। और पावर को भी P से कहते हैं। अरे क्या, पावर प्रेशर दोनों एक साथ आएंगे तो फिर देखेंगे बात अलग हो जाएगा। मोमेंटम को छोटे P से, है ना। अब ये मत पूछ लेना कि प्रेशर वाला P मोमेंटम वाला P से कितना बड़ा है, क्यों छोटा है, ये छोटा P है बड़ा P है, ऐसा नहीं। वो तो बच्चों वाली क्वेश्चन हो गया। देखो, अभी अगर मैं मान लो कि यहाँ पर कोई हेमिस्फेरिकल बॉडी है, मैं कुछ चीजें आपको फील करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोशिश करना। व्हाट इज द नॉर्मल एरिया, एरिया नॉर्मल टू द फोर्स। मैं जानना चाहता हूँ कि इसको इधर को क्या फोर्स आ रहा है। सपोज कोई एक हेमिस्फेरिकल बॉडी है रेडियस r का, मैं इधर से लाइट डाल रहा हूँ, तो लाइट तो इसके अंदर से जाएगा नहीं। यहाँ पर स्क्रीन रखें, स्क्रीन में एक शेडो मिलेगा, कैसा शेप का मिलेगा, सर्किल। क्या ऐसा हेमिस्फेरिकल का शेडो मिलेगा, नहीं, तो सर्कुलर मिलेगा। वही एरिया है जिस एरिया से आता हुआ लाइट वाज ऑब्स्ट्रक्टेड, दैट इज द एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, है कि नहीं। एग्जैक्टली दैट वे थिंक हियर। यहाँ पर क्या एरिया है जो कि ये जो फोर्स इधर को हम निकालना चाहते हैं, व्हाट इज द फोर्स, ये क्या निकल गया, व्हाट इज द फोर्स निकालना चाहते हैं, उसको नॉर्मल करके क्या एरिया है, यू विल से दिस एरिया। क्या बात समझ में आ रहा है, ये एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो हम कहेंगे व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस बॉडी, यू विल से प्रेशर इनसाइड इनटू पाई आर स्क्वायर। बड़ा आसान लगेगा देखने में, लेकिन समझने में तो धुआं निकल जाएगा। सर कैसे ऐसे हुआ, ये जो गैस का प्रेशर है उसके चलते इसके ऊपर जो फोर्स आ रहा है ये ऐसे कैसे हुआ। रीजन ये है कि ये जो प्रेशर के चलते यहाँ पर जो फोर्स आ रहा होगा, यहाँ पर छोटे से एरिया में कुछ फोर्स आ रहा होगा, ये जो फोर्स है उसका एक ऐसा कंपोनेंट रहेगा, एक ऐसा कंपोनेंट रहेगा ना। सिमिलरली यहाँ पर जो फोर्स आ रहा होगा उसका भी एक ऐसा कंपोनेंट रहेगा, एक ऐसा कंपोनेंट रहेगा। दोनों फोर्स का इफेक्ट को जोड़ेंगे तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। The net force will be in this direction only. Are you getting? And that force is pressure into normal to this direction. मतलब इस डायरेक्शन को नॉर्मल होके क्या एरिया है, ये एरिया पाई आर स्क्वायर। क्या बात समझ में आया। कहने का मतलब है अगर ये हेमिस्फेरिकल नहीं होता लेकिन उसका ये बेस ऐसा ही होता
और सपोज इसका शेप कुछ ऐसा होता तो कितना फोर्स आता? वही, क्योंकि नॉर्मल एरिया तो वही है। ये हेमिस्फेरिकल है या ऐसे आके ये थोड़ा ऐसे टेढ़ा हो गया या फिर प्रिज्म जैसे बना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्मल एरिया टू दिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द सेम। आर यू एबल टू फील द नॉर्मल एरिया चीज क्या है? जैसे मैं यहाँ पर एक हेमिस्फीयर लेके इसका लाइट डाला तो मुझे सर्कुलर शेडो मिला। अगर ये हेमिस्फेरिकल नहीं ऐसे ऐसे होता तो शेडो क्या मिलता? सर्कुलर ही मिलता, उतना ही बड़ा मिलता है कि नहीं? ये तो इस चीज को फील करो। मुझे समझ में आ रहा है कि तुम लोग बहुत ज्यादा बढ़िया से फील नहीं कर पा रहे हो। टाइम विल कम जब ये सब चीजों को हम लोग और भी डिटेल्स में देखेंगे, जब नॉर्मल एरिया की बात करेंगे। थोड़ा सा बता दिया, शायद जल्दी बता दिया, और थोड़ा देर में बताना चाहिए था। मतलब अगर किसी भी इरेगुलर शेप का है तो हम ऐसे हमें देखना है कि व्हाट इज द एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स निकालना चाहते हैं, समझ में आ रहा है? एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये एरिया क्या फोर्स का डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है? नहीं, ये तो टेढ़ा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज प्रेशर। नहीं, अब बात करते हैं फ्लूइड प्रेशर का। प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड। अब फ्लूइड में दो किस्म की चीजें होते हैं, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। गैस के केस में और लिक्विड के केस में प्रेशर का डेफिनेशन अलग अलग है। ठीक है, गैस के केस में कोई कंटेनर में अगर कुछ गैस है तो उसका हर जगह प्रेशर बराबर होगा। लिक्विड के केस में हर जगह बराबर नहीं होगा, ऊपर प्रेशर कम होगा, नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोस्टैटिक्स। लेट अस मेक इट मोर स्पेसिफिक, क्योंकि हम कहीं भी गैस के बारे में डील नहीं करने वाले हैं। लेट अस से प्रेशर ड्यू टू ए लिक्विड, टू मेक इट मोर स्पेसिफिक, जिसको हम लोग कहेंगे गॉज प्रेशर। कोई लिक्विड के लिए क्या प्रेशर होता है उसको हम कहेंगे गॉज प्रेशर। पहले एज ए डाटा रिमेंबर, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, जस्ट अ मिनट। एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके चलते हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज उसका भी अपना वेट है, वो भी दबाने की कोशिश कर रहा है, बैठा है हमारे सर पे। नहीं, क्यों है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर क्यों आ रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो एटमॉस्फेयर का कोई प्रेशर हमारे ऊपर नहीं होता। तो प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर is due to gravity, and one atmospheric pressure कितना होता है? It is 1.01 into 10 power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, जिसको हम लोग सिर्फ 10 पावर 5 लेंगे सारे कैलकुलेशन में। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हुआ? इट इज कमिंग 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सोचो एटमॉस्फेयर आपकी सर पे कितना फोर्स दे रहा है। ये एरिया कितना होगा? अगर ये 4 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, 25 सेंटीमीटर नहीं, इतना नहीं होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एरिया। और ये प्रेशर आ रहा है, सोचो एटमॉस्फेयर कितनी जोर से दबा रहा है। 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इंटू 16 बाई 10 पावर 4। तो करीब करीब आप लोग 16 केजी का वजन लेके सर पे घूम रहे हो, 16 केजी का वजन लेके। इट इज बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। लेकिन हैबिचुएटेड है तो पता नहीं चल रहा। 16 केजी का वजन कितना होगा? 160 न्यूटन्स, है ना? ऑलमोस्ट उतना आ रहा है। उतना वजन आप सर पे रख के घूम रहे हो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन पता नहीं चल रहा है। नहीं, हाँ, ब्लड प्रेशर में पता नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है, आदत पड़ गया इसलिए पता नहीं चल रहा है। ब्लड प्रेशर तो है हर जगह। हाँ? तुम्हारे सर के बारे में बात करेंगे, सर के बारे में बात की तो सर दर्द किया। बढ़िया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये डाटा आपको याद रखना है।
Point number 2. For a fluid और फॉर ए लिक्विड, हम लोग लिक्विड की बात करें, बार बार मैं फ्लूइड लिख रहा हूं. फॉर ए लिक्विड एट रेस्ट, द gauge pressure at a depth h below level of liquid is given by P is equal to rho g h. अगर मान लो कि आप पानी के अंदर चले गए, एटमॉस्फेयर तो प्रेशर दे ही रहा था, आपके सर के ऊपर पानी भी तो है, वो भी तो रेस्ट में है, वो भी प्रेशर दे रहा है. प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड को हम कहते हैं गॉज प्रेशर. फॉर्मूला क्या है उसका? रो जी एच. समझ में आया? चलिए देखते हैं कैसे हुआ. सपोजिंग हम कहेंगे हमारे पास कोई एक कंटेनर ऑफ लिक्विड है. ये अब हुआ क्या है, ये कंटेनर ऑफ लिक्विड में ये हिस्सा खुला है. हाँ. चलो मानते हैं कि ये यहाँ पे कुछ लिक्विड ऐसे रखा हुआ है. मुझे पता करना है कि यहां से कुछ एच डेप्थ में क्या प्रेशर है. व्हाट इज द प्रेशर हियर? प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड. गॉज प्रेशर क्या है? समझ में? गॉज प्रेशर क्या है? और ये फ्लूइड रेस्ट में, तो ये डेरिवेशन स्कूल वालों का आएगा, डिराइविंग एक्सप्रेशन फॉर गॉज प्रेशर एट डेप्थ एच. तो इन लोगों को मदद करने के लिए थोड़ा लिख लेते हैं. लेट मी कंसीडर ए सिलिंड्रिकल वॉल्यूम. में एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ इमेजिनरी सिलिंड्रिकल वॉल्यूम कंसीडर कर रहा हूं, जिसका हाइट है h और से एरिया है a. ये एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, इमेजिनरी सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है और जिसका हाइट है h, एरिया है a. मुझे यहाँ पर प्रेशर पता करना है. वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लूइड एट रेस्ट. मतलब ये सारा लिक्विड अभी रेस्ट में है. गिर क्यों नहीं रहा है? क्यों गिरेगा? क्योंकि उसका वेट है. ये लिक्विड को गिरना चाहिए. गिर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इधर का लिक्विड कुछ फोर्स दे रखा हुआ है कि नहीं. दैट फोर्स मस्ट बी काउंटर बैलेंसिंग द वेट, है कि नहीं. तो लेट अस कंसीडर ए सिलिंड्रिकल वॉल्यूम S1. S1 बोल देने से ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है. जो पढ़ रहा होगा वो देख लेगा, अच्छा ये समझ में आ जाएगा. नहीं तो आप एरिया एल, हाइट एच, ये सब लिखना पड़ता है. मास ऑफ लिक्विड इन दिस वॉल्यूम कितना है? इट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. इसका वॉल्यूम कितना है? A इंटू एच. एरिया है A, हाइट है h, डेंसिटी दिया गया है रो. ये एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो है. डेंसिटी का लिक्विड दिया है. रो क्या है? रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड. जिस लिक्विड के लिए हम प्रेशर निकालना चाहते हैं. क्या बातें समझ में आया? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज, ये हो गया वॉल्यूम, रो एच. तो वेट क्या होगा? वेट ऑफ लिक्विड इन सिलेंडर is equal to rho A H into G. At equilibrium, when liquid is at rest, F, force exerted on base of cylinder is equal to कितना है? रो ए एच जी. सो P, pressure due to the liquid
जी बेस इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। क्या हो गया? ये रो जी एच। क्या बातें समझ में आया? तो क्यों आ रहा है ये? बिकॉज ऑफ द वेट। अगर हम स्पेस में चले जाते, कहीं वेट नहीं होता, तो प्रेशर क्या होता? जीरो। लिक्विड के अंदर कोई प्रेशर नहीं होता। तो गॉस प्रेशर क्यों हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। हैड देयर बीन नो वेट, देयर वुड नॉट हैव बीन एनी प्रेशर, गॉस प्रेशर। बाकी चीजों का प्रेशर तो यही है ना? क्या अभी इसको प्रेशर समझ में आ रहा है? आया? तो कोई भी फ्लूइड के नीचे एच डेप्थ में प्रेशर होगा रो जी एच। रो क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच हो गया हाइट ऑफ द फ्री सरफेस अबव द पॉइंट ऑफ कंसर्न। क्या ये फॉर्मूला सबको समझ में आया है? छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। गिवन डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी। गिवन क्या सबको मालूम है? फाइंड एट व्हाट डेप्थ the pressure due to water is same as 1 atmospheric pressure। पानी के कितने नीचे जाएंगे कि पानी के चलते जो प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। समझ में? ये जो चीजें आज मैं करवा रहा हूँ ना, थ्योरी तो है, लेकिन जितनी सारी चीजें निकल के आ रहे हैं सारे डाटा याद रखना। आगे चल के सारे डाटे को फटाफट यूज करेंगे। इतना मीटर वाटर तो एक 1 एटमॉस्फेरिक हुआ, ऐसे करके हिसाब जोड़ना पड़ेगा। ठीक है? तो देखते हैं क्या तुम लोग इसको कर पाते हो। सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? लेट एट डेप्थ h गॉज प्रेशर ड्यू टू वाटर इज नथिंग बट क्या है? 1 atm। तो रो जी एच होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। रो तो है, हम लिखेंगे 1 ग्राम पर सीसी, यू नो इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। जी को तो हम लोग 10 लेते हैं, एच मालूम नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 पावर 5 है कि नहीं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? इसे पता चला एच कितना है? 10 मीटर। पानी में 10 मीटर नीचे जाओ, जो प्रेशर फील होगा पानी के लिए वो होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सक्यूज ये भी एक प्रेशर है, बाहर आ जाता है। समझ में आया? तो ये तो हम निकाले ठीक है, लेकिन इसको याद रखना न्यूमेरिकल करने के लिए 10 मीटर ऑफ वाटर एक्सर्ट्स ए प्रेशर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक डाटा है, इसको याद रखना। समझ में आ रहा है? क्या आप लोग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह पढ़े हो? प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज ए कांस्टेंट, ये सब पढ़े हो? हाँ, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करो देखें। बोल गए हो? थोड़ा सा एक क्वेश्चन। हाँ, तो आपको चलो क्लू ही बता देता हूँ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज ए कांस्टेंट, है ना? ये क्लू सबको मालूम होगा। हाँ, पीवी इसको लेना टी होता है, टी कांस्टेंट हो गया तो पीवी कांस्टेंट। सिंपल सा चीज। दिया क्या है? ये कोई एक वाटर टैंक है और यहाँ पर कोई एक बबल बैठा हुआ था, स्मॉल एयर बबल। कोई इसको डिस्टर्ब किया तो उठ के बुड़ ऊपर आया। ऊपर आया तो पता चला बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा? जैसे जैसे ऊपर आएगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज ए कांस्टेंट। जैसे जैसे ऊपर आएगा प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। प्रेशर घटने लगा तो ये बढ़ने लगा, ऊपर आके बबल जो है वो बालो बन गया। अगर ऊपर आते आते
वॉल्यूम उसका 3 टाइम्स हो गया। तो बताओ व्हाट इज द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक? कुड यू फॉलो? क्वेश्चन क्या है? द बबल rises from bottom of water tank upon reaching the surface its volume becomes 3 times. Find depth of water in tank. टैंक में कितना पानी है, कितना डेप्थ का पानी है, H को निकालना है। तो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ H। क्या चीजें क्वेश्चन समझ में आया? अगर यहाँ पर वॉल्यूम भी है तो यहाँ पर वॉल्यूम 3 भी है, ऊपर आया तो वॉल्यूम बड़ा हो गया है क्योंकि प्रेशर घट गया है। यू अंडरस्टैंड? पूछा है पानी कितना है। चलो इस पॉइंट को पोजीशन 1 कहते हैं और इस पोजीशन को पोजीशन 2 कहते हैं। 8 लोएस्ट पोजीशन। जो प्रेशर है वो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है, क्योंकि जो प्रेशर इट इज ड्यू टू द वेट। एटमॉस्फेयर का वेट भी तो है, इसके साथ साथ पानी का भी वेट है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस गॉज प्रेशर है, कहेंगे ये प्रेशर ड्यू टू वाटर है कि नहीं? कितना है प्रेशर ड्यू टू वाटर मालूम नहीं है। एनीवे आई कैन से इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। वॉल्यूम कितना है? से इट इज V। 8 ऑफ P1 V1। 8 हाईएस्ट पोजीशन। प्रेशर क्या है? जब वो यहां पर आ चुका है पोजीशन 2 में, देखो तो ये तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक ही वेट है। आर यू नॉट गेटिंग? व्हाट इज द प्रेशर हियर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप कहोगे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और वॉल्यूम तो 3 टाइम्स है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बोले सर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बोला नहीं। जब पानी में बबल नीचे से ऊपर जाएगा टेम्परेचर बदल जाएगा। पानी का टेम्परेचर पानी है, बुड़ 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 निकला, फिर टेम्परेचर कब बदला है कि नहीं? तो P1 V1 इक्वल P2 V2 डालो, सिंपलीफाई करो, देखो तो क्या है। P1 हो गया P एटमॉस्फेरिक प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर इज रो जी एच इंटू V1 इज V, P2 इज ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड V2 इज 3V। तो V को खा गया, मिल गया आपको रो जी एच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये कौन सा लिक्विड था? पानी था। 10 मीटर में कितना प्रेशर होता है? 1 एटमॉस्फेरिक। 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए कितना होना चाहिए हाइट? 20 मीटर्स। जिनको मालूम होगा वो यहीं पे आंसर निकाल देंगे, जिनको मालूम नहीं होगा रो का वैल्यू डालेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू डालेंगे, जी का वैल्यू डालेंगे, एच निकालेंगे। समझ में आ रहा है? जिसको मालूम है कि 10 मीटर ऑफ वाटर एक्सर्ट्स ए प्रेशर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उनके लिए तो एच यहीं पे खत्म हो गया 20 मीटर्स। जिनको मालूम नहीं है रो के जगह डालेंगे 1000, जी के जगह 10, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह 10.5 और वहां से निकालेंगे और निकलेगा एच इक्वल 20 मीटर। इसलिए मैं बोला कुछ डाटा को याद रखो, एमसीक्यू करना है आगे चल के। क्या बात समझ में आया? तो ये टैंक में पानी है, कौन सा गया टैंक? कहाँ गया? इधर। टैंक में जो पानी है कितना ऊपर तक है? 20 मीटर तक है। समझ में आ रहा है? आज की क्लास ज्यादा पढ़ोगे समझ में नहीं आया, क्योंकि तुम लोग सब डल दिखने लगे, अरे क्या आ गया, प्रेशर बढ़ गया हमारा। नहीं है? ठीक है, तो वैसे भी टाइम हो रहा है। विल सी टू इट इन द नेक्स्ट क्लास अगेन। ये जो रोजेस दिखा कितना सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। उसको समझेंगे उसमें रियली एच क्या है। जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी को mgh मान देते थे, कितना इजी लगता था। जब समझे तो एच क्या है, ओ वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऐसे करके पढ़ेंगे नहीं पढ़े? बड़ा टेढ़ा निकला,
वार को पढ़ रहे थे एफएस कितना इजी था, तब पढ़े एसी इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ, तो हम गहराई में जाएंगे तब इसमें समझेंगे कि एच क्या है, समझ में आ रहा है। और ये जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर ये अरेंजमेंट किसी लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट नीचे जा रहा है तो अब जानते हो बॉडी का वेट कम हो जाता है, अकॉर्डिंगली एवरीथिंग विल चेंज। तो ये रोजीज के साथ खिलवाड़ अगले क्लास होगा, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।